जय श्री राम। योगेश अनंत काले का सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, अगर मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। वो बेल आइकन और लाइक का बटन दबाना ना भूले, हमें यूट्यूब पर जिंदा रखें। मित्रों, ये पानीपत के प्रकरण के बाद नाना ने जो उत्तर अभियान शुरू किया था, उसमें उसका ज्येष्ठ पुत्र माधवराव सतत हमें नाना साहब के साथ दिखता है। 17-18 साल का युवा माधवराव 2400 घंटे नाना के साथ था। शायद ये गोपिका बाई ने नाना को ये जिम्मेदारी दी थी कि अपने पिता के साथ रहना, क्योंकि जैसे मैंने कल भी कहा था कि गोपिका बाई को अब अंदाजा हो गया था कि ये नाना के आखिरी दिन हैं। नाना के साथ रहने से माधवराव का और भी एक फायदा था। माधवराव बहुत बारीकी से सभी चीजों को, मुख्यतः अर्थकरण को, राजनीति को समझने की कोशिश कर रहा था। अब ऐसा बुद्धिमान युवा, ये असंभव लगता है मित्रों कि माधवराव ने वैयक्तिक तौर पे पानीपत की जांच नहीं की होगी, क्योंकि हम देखते हैं थोड़े दिन के बाद जैसे माधवराव की युवा पीढ़ी वयस्क मल्हार राव के पीढ़ी से सीधा टकराती है। मल्हार बा के सारे पूर्व व्यवहार की जांच के आदेश माधवराव ने दी हैं। अगले 11 साल में माधवराव अधिकतर बाऊ के नक्शे कदम पर ही चला है। माधवराव दृढ़ निश्चयी तो था ही, धीर गंभीर भी था, लेकिन तामसी और भाऊ इतना तामसी बिल्कुल नहीं था। अब यह हमारे भारतवर्ष का दुर्भाग्य है कि माधवराव जैसा बुद्धिमान राज्यकर्ता हमने बस 10-11 साल में खो दिया। जिन सरदारों ने पानीपत प्रकरण को भुला के आगे बढ़ने की सिफारिश माधवराव को बार बार की ना, उन सब का समाचार माधवराव ने अच्छी तरह से लिया है। नारो शंकर को तो भले दरबार में व्यक्तिशः बुला के माधवराव ने क्लास लगाई। अपने कामों में बेपरवाही बरतने वाले जितने भी सरदार थे, और विशेषतः उत्तर के सरदार थे, फौजदार थे, उनकी सबकी जमीनें, उनकी रियासतें, उनके राजस्व के स्रोत सब माधवराव ने बर्खास्त किए हैं। हाँ, और स्वतंत्र जांच की भी निश्चित की है। अब सभी इतिहासकारों ने हमारे यहाँ पराजय के जितने भी कारण है उसकी समीक्षा तो की है, जरूरी भी है, मैं भी मानता हूं। लेकिन पानीपत के विषय में थोड़ा मैं साशंक हो जाता हूं, क्योंकि आज हमारे पास मित्रों दिल्ली के मुगलों का एक गुलाम काशी राय, अगर काशी राय की बखर हम छोड़ दें तो अब्दाली के पक्ष का कोई साहित्य उपलब्ध ही नहीं है। थोड़ा बहुत पढ़ने मुझे मिला, लेकिन वो अफगान इतिहास में अब्दाली के संदर्भ में बस थोड़ा बहुत लिखा है। अब उससे अनुमान लगाना तो मुश्किल है। रही बात हमारे इधर के इतिहासकारों की, तो वो ज्यादातर इतिहास तो अपने पूर्वजों को गाली देने में ही एक विशेष आनंद शायद उन इतिहासकारों को मिलता है। मैं उन्हें कथाकार कहता हूं। हाँ, सत्य के नाम पर निष्पक्ष बना के गोरों से सर्टिफिकेट लेने की इन कथाकारों में होड़ सी मच जाती है। इतने बुरे और निर्बुद्ध मित्रों हमारे अगर पूर्वज थे, तो अब्दाली स्वयं युद्ध करने के लिए 6 महीने अलीगढ़ के पास छावनी लगा के यहाँ क्या कर रहा था, और स्वयं छावनी में 6 महीना बैठने की उसको क्या आवश्यकता थी। इतने निर्बल अगर हमारे पूर्वज होते, हाँ, अकेला नजीब ही निपटा सकता था, उसमें कौन सी बड़ी बात है। या फिर अब्दाली
अफगानी एक दो मोमिन सरदारों को यहाँ पे रखता, उनके ऊपर मराठों को हराने का जिम्मा सौंपता और स्वयं अफगानिस्तान में निकल जाता। उसकी तो लड़ाई ईरान के शाह के साथ थी। दूसरा, हमारे यहाँ के लेखों में कहा गया है, भाऊ ने दीवाने आम की चांदी की परत तोड़ी। शुजा पे जरूरत से ज्यादा विश्वास भाऊ ने दिखाया। भाऊ ने जाटों का अपमान किया। भाऊ की जासूस यंत्रणा बेअसर साबित हुई। भाऊ का अहंकार, उस अहंकार में भाऊ स्वयं जल गया। भाऊ ने किसी का एडवाइस तो माना नहीं, वगैरह वगैरह वगैरह। काशीराय का तो मित्रों हमें समझ में आता है कि वो तो खानदानी दिल्ली वाला असल गुलाम था। 1750 के बाद 10 साल मराठों का जो उत्तर अभियान था उसमें उनकी जय हो रही थी। हिंदवी साम्राज्य की वृद्धि हो रही थी। अपने कर्तृत्व, अपना पराक्रम और अपनी निष्ठा से भूतो न भविष्यति यश मराठे संपादित कर रहे थे। लेकिन ये सब यश संपादन करते करते भविष्य की एक सॉलिड योजना पेपर में आनी चाहिए थी, उसका पूरा अभाव मराठों में था। हाँ, करना तो है, सोचा तो है, लेकिन देखो ना, रोज का विषय सामने आता है, समय ही नहीं मिल पाता। आज हमारी सोच कौन सी अलग है, हम भी आज यही सोचते हैं, हाँ यार करना तो है, हाँ यार मैंने उसके बारे में सोचा है, लेकिन समय नहीं मिल पाता। हाँ, तब भी हमारे जैसे ही हमारे भारतीय सोच रखते थे। इसलिए भविष्य की योजना पे मराठों ने ज्यादा सीरियसली विचार नहीं किया। अब्दाली का सर्वप्रथम भारत में आना, बाजीराव का मुगलों से करार होना, अब उस करार में जो लिखा है उसके कुछ तात्कालीन कारण थे और वो जरूरी थे, ये हम मानते हैं। बाजीराव के समय सारा उत्तर भारत हिंदवी स्वराज्य का शत्रु प्रदेश था। आगे 20-22 सालों में उस पुराने करार को कायम रखा गया। गलती मित्रों ये हुई कि समय समय पर जो परिस्थिति बदलते जा रही थी, उस बदलती परिस्थिति को भाप के करार में नए बदलाव आवश्यक थे। हाँ, वो नहीं हो पाए। अब ये बिल्कुल हमारे सिंधु करार जैसा ही हो गया। 1960 में टाइप किया हुआ वो पुराना करार अभी तक लागू था, किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। बस वैसी चीज है ये। दत्ताजी शिंदे की हत्या का बदला भाऊ को लेना था, ये बिल्कुल सही है। अकेले भाऊ को नहीं लेना था, हर मराठी सरदार को लेना था। शायद मुझे लगता है, मैंने आपसे ये चर्चा भी की है पूर्व में, कि पटदूर में ये जब लोग सब बैठे थे तो उसमें सखोल चर्चा के बाद ही पटदूर से 14 मार्च 1760 को भाऊ उत्तर की ओर बढ़ा है, यह हमें मालूम है। अब 14 जनवरी 1761 का जो मूल लक्ष्य था वो भाऊ साध्य नहीं कर सका। ठीक है, हाँ? हार गया, लेकिन हारने की वजह हमारी खामियां तो हमें ढूंढ नहीं होंगी। बस इसी विचार से अपशों के कारणों का विचार मेरे मन में आया, अन्यथा मैं करना नहीं चाहता था। एक तो ऐसा है कि क्यों हुआ और पूर्व इतिहास से क्या सबक मराठों ने लिया। वैसे 1750 में शिंदे होलकर ने बादशाह के साथ जो संधि की थी दिल्ली में, उस संधि के तहत सिंधु सागर से
गंगा सागर तक यानी सिंधु नदी से बंगाल तक चौथाई प्राप्त करने का अधिकार शिंदे होळकरों ने अपने हाथ ले लिया। राजस्व की वसूली की स्वयं की आने वाली कठिनाइयों पे उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। पातशाह के संरक्षण और मुगल साम्राज्य के प्रदेश की रक्षा करने का भी जिम्मा मराठों ने अपने सर ले लिया था। ये मराठों ने मित्रों, मुझे लगता है ये ब्लाइंड गेम खेला था। सन 1700 के पहले भारत के तीर्थ क्षेत्र अगर हम छोड़ दें तो मराठा सारे इन प्रदेश से, राजकीय परिस्थिति से, भारतवर्ष की मैं कह रहा हूं, मराठा तो बिल्कुल अनजान थे। कोई भी सामान्य मराठा महाराष्ट्र के बाहर तो गया ही नहीं था पूरी जिंदगी में। हाँ, मैंने जैसे ऊपर कहा, तीर्थ क्षेत्र छोड़ के बाकी उस प्रदेश की कोई जानकारी मराठों को नहीं थी। भारतवर्ष इतना विस्तृत प्रदेश, हर प्रदेश में हो रहा धार्मिक असंतोष, उससे भी मराठी अनजान थे। इसलिए ना मैं कहता हूं ना कि मराठों के मन में ये मोमिनों का धार्मिक एंगल कभी आया ही नहीं। वो तो बस जैसे स्वयं राजे थे, उनको लगता था कि भाई सामने वाला राजा है, हमारे विरोध में है तो लड़ना है, हमारे साथ है तो मित्र प्रदेश बनाना है। बस ये सोच मराठों की थी, मराठों की नहीं, सारे भारतवर्ष के राजा राजाओं की यही सोच थी। अब आप देखेंगे 1000 साल बाद भारत में जितना अभी सत्ता संघर्ष 1000 साल से हुए हैं, गत 1000 साल से, 1400 साल से, बल्कि ये सब अगर मूल में आप जाओ तो आप पाओगे कि ये सब संघर्ष जो है ये धर्म के संघर्ष है भाई, धर्म के राजकीय संघर्ष के हैं, ऐसा कहेंगे हम। मोमिन वर्चस्ववाद को आह्वान जिन्होंने दिया उनके साथ मोमिनों ने संघर्ष किया। आज क्या अलग है, लेकिन आज भी हम आंखें बंद करके तात्कालीन परिस्थितियों के कारण ढूंढते बैठते हैं, उस पे चर्चा करते हैं 2-2, 5-5 घंटे। हाँ? अभी दिल्ली का उदाहरण ले लो। आज तक दिल्ली में जितने भी दंगे भड़के हैं, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं, 1638 से चालू करो, रिकॉर्ड है, 1638 के बाद का रिकॉर्ड है। वैसे तो 1-2 दंगे अकबर के जमाने में भी हुए हैं, लेकिन 1638 का तो ब्रिटिशों का रिकॉर्ड है कि दिल्ली में 1638 के बाद जितने भी दंगे भड़के हैं उसके मूल में ये मोमेडियन इस्लामी धर्मांधता ही थी। आप भी अभ्यास करो और देखो, मैं झूठ बोल रहा हूं तो। थंबनेल देखे आपने उस वक्त के? थंबनेल देखो, आप जरा थोड़ा सा अभ्यास करो, आपको थंबनेल नजर आएंगे। थंबनेल से आपको वक्त का, उस परिस्थिति का अंदाजा डेफिनेटली लग जाएगा। काफिर का राज उनके दाम्भिक धार्मिक वर्चस्व को आह्वान देता था। दारुल इस्लाम के मार्ग पर मराठा सबसे ज्यादा रोड़ा बन के उभरे थे। पेशवा ने रक्षण की जिम्मेदारी जाहिर है शिंदे और होळकर पे ही डाली थी, पातशाह के रक्षण की, और उन्होंने भी बिना कुछ सोचे समझे आनंद से वो जिम्मेदारी उठा ली। हाँ? हुआ यूं कि धर्मांध जानवरों को अपने समाज में विरोध करने का, लड़ने का एक नया कारण मिल गया। वैसे इनका इस्लाम आज भी रोज खतरे में पड़ता है, तब भी पड़ा था। सभी मौलवियों ने अब्दाली को बुलाने का कारण ही मेन ये था कि उनका इस्लाम खतरे में था। ये भूमि दारुल इस्लाम नहीं बन सकती थी मराठों की वजह से,
इसलिए इनका इस्लाम खतरे में आया था। दिल्ली से इस्लामी हुकूमत जाने के डर से ये मोमिन, मौलवी, आलिम, तालिम, कालिम, ये सभी सामान्य धर्मांतरित उत्तर भारतीय और सिर्फ पैसे की मौज करने वाले चाटुकार स्वार्थी हिंदू, ये लोग सभी लोग मराठों से नफरत करने लगे थे। 10 साल तक धर्मांध जानवर अब्द अली को बुला के मोमेडियन वर्चस्ववाद को कायम रखने का प्रयत्न ये लोग लगातार करते रहे हैं। मुल्ला मौलवियों का तो मैंने बता ही दिया आपको। वलीउल्लाह चलो विषयांतर नहीं करते हैं, लेकिन वलीउल्लाह का नाम तो आप जानते ही हो। पानीपत में सत्ता संघर्ष का अंतिमतः अंत 1761 में हुआ, ये तो हम जानते हैं। इसमें धर्मांध जानवर जीत गए, मुझे कहने में कोई शर्म नहीं है। नजीब ने बल्कि मोमेडियन वर्चस्ववाद को पानीपत के बाद पुनर्प्रस्थापित दिल्ली में कर दिया। अगर मूल में जैसे मैंने ऊपर कहा, इतनी बड़ी जिम्मेदारी बिना कुछ तैयारी किए, बिना अभ्यास किए, बिना इस्लाम को जाने, बिना उसके इस्लाम के मूल उद्देश्यों को जानने के बिना अपने कमजोर कंधों पर शिंदे होलकर ने पूरे भारत वर्ष का जिम्मा उठाया। बताइए, अटक खैबर तक भगवा तो मराठों ने फहराया, अभिनंदन है, मैं बड़ा गौरवान्वित होता हूं हर बार पढ़ के। लेकिन बाद में जीतने के बाद 6 महीने में क्या हुआ भाई? अब ये मेरा है तो जो मेरा है उसकी रक्षा भी चीरकाल तक मुझे ही करनी पड़ेगी ना। वो कैसे की इन्होंने? नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि योजना नहीं थी, कोई योजनाबद्ध कार्यक्रम नहीं था। ये भविष्य की योजना तो बनानी पड़ेगी ना। आज तो आप खैबर तक गए, खैबर का किला जीत लिया, फैंटास्टिक, आपका बहुत अभिनंदन। 6 महीने के बाद क्या भाई? अब ये पीओके देखो, हमें पीओके तो सभी भारतीयों को चाहिए, पर पीओके के लोग नहीं चाहिए। किसी भी हाल में वहां के शियाओं को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। और अभी इसी हड़बड़ी में अगर पीओके हमारी वीर सेना 1-2 घंटे में ले लेती है, चलो शौर्य दिखाया, पराक्रम दिखाया, तो चलो पीओके तो ले लिया। 1.5-2 साल बाद क्या होगा भाई? हर बार तो वीर, एक बार अगर पीओके हमारा हो जाता है तो आर्मी तो बॉर्डर पे चली जाएगी। बॉर्डर के अंदर का जो पीओके है वो 1.5-2 साल के बाद वहां क्या होगा, ये कभी हमने सोचा है? हाँ, डेफिनेटली सोचा तो होगा। इसके लिए सभी भारतीय चिल्ला रहे हैं कि भाई पीओके कब आएगा, आप 10 साल से चिल्ला रहे हो। लेकिन सही समय का इंतजार हमारी सरकार कर रही है। सीधी बात है कि उनके खुद के प्लान है, प्लान अनुसार ही आर्मी भी चलेगी, हमारी सरकार भी चलेगी। क्योंकि मराठों ने जो गलती की थी ना, वो गलती का सबक हमने 300 साल बाद सीख लिया है। मित्रों, जब तक श्रेष्ठ भारत, प्रबल भारत, आत्मनिर्भर भारत पूरी तरह से बन के तैयार नहीं होता, ये पीओके वगैरह ये लेना ना, ये मात्र एक प्रतिशोध जैसा मुझे लगता है। और हमें तो मालूम है कि अविवेक या अविचार से किया गया प्रतिशोध मूल हेतु को हमेशा नुकसान पहुंचाता है। हाँ, नाना का उत्तर में न जाना, ये मुझे भी लगता है ये बड़ा अविचार था नाना पेशवे की तरफ से। और सबसे उससे भी ज्यादा
अविचार नाना ने ऐसा किया कि उत्तर में राघोबा जैसे मनमौजी, ये बेदरकार, बेपरवाह, चांदी के चम्मच में जो पला बड़ा है, उस मनुष्य को नाना ने उत्तर भेजा। ये दूसरी गलती पेशवा से हुई और ये मैं अविचार मानता हूं। राघोबा दादा शासक के तौर पे पूर्णतः मित्रों नाकाम, निकम्मा साबित हुआ है। आगे भी देखते हैं। अब ये कड़वा सच है, मैं यार सही मानो मैं इससे बातचीत भी नहीं करना चाहता, लेकिन करनी तो पड़ेगी भाई, है ना। कल देखते हैं। वंदे मातरम।